नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी स्पेशल की क्लास में। इस वीडियो में देखेंगे उत्तर प्रदेश की मध्यकालीन इतिहास का पार्ट नंबर फर्स्ट। उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास जो है कंप्लीट करा दिया गया है 3 वीडियो में और बिल्कुल डिटेल में करा दिया गया है, आप लोग विजिट करके देख सकते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश के मध्यकालीन इतिहास को, जिसमें इसका फर्स्ट लेक्चर रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आने वाली सीरीज की हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो हम लोग देखते हैं पहले कि जो उत्तर प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास है उसका ओवरव्यू। तो भारत पर अरबों का आक्रमण जो है 712 ईस्वी में मुहम्मद बिन कासिम के द्वारा सर्वप्रथम जो है सिंध पर किया गया था। लेकिन इस आक्रमण के लगभग 3 शताब्दियों के बाद, लगभग जो 10वीं शताब्दी के अंत में तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किया। ये तुर्क जो है यह मध्य एशिया की एक युद्धप्रिय और उग्र जाति थी, जिन्होंने 8वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म को जो है स्वीकार कर लिया था और उसके प्रसार हेतु ये जो है अनेक युद्ध हुए थे। इसी क्रम में जो है महमूद गजनवी जो है भारत पर आक्रमण करता है। गजनवी के आक्रमण के समय जो है भारत की राजनीतिक स्थिति जो है अत्यंत दुर्लभ थी। विभिन्न जो राजवंश थे उनमें जो है आपसी वैमनस्य यानी द्वेष, उदासीनता और असावधानी जो है व्याप्त थी। प्रत्येक जो है राज्य अपनी सीमाओं तक ही सीमित था और किसी भी प्रकार की एकता उसमें नहीं थी। उत्तर भारत में जो है प्रतिहार वंश का शासक कन्नौज जो उत्तर प्रदेश में था, जबकि राजा जो राज्यपाल बहुत ही कमजोर और अयोग्य शासक था। जबकि जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है इस पर चंदेल वंश का अधिकार था। समाज की स्थिति जो है अत्यधिक जो है दयनीय थी। जाति जो प्रथा है यह अत्यधिक कठोर हो चुकी थी और अनेक को प्रथाओं ने समाज को जकड़ रखा था। तो ये था ओवरव्यू, जो हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि हम लोग यूपी स्पेशल देख रहे हैं, फिर भी इसे जानना आवश्यक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि भारत पर अरबों का आक्रमण सर्वप्रथम किसने किया था, तो मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में किया था। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण आक्रमण है यह जो था तुर्क आक्रमण। ये जो तुर्क क्या थे, ये मध्य एशिया की एक मध्य एशिया की युद्धप्रिय और उग्र जाति थी, जो 8वीं शताब्दी में जो है इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया था और उसी इस्लाम धर्म को प्रसार करने हेतु इन्होंने अनेक युद्ध लड़े थे। इसी क्रम में जो है महमूद जो गजनवी है यहाँ भारत पर आक्रमण करता है। तो इसी क्रम में जो है जो महमूद गजनवी है यहाँ भारत पर आक्रमण करता है, तो इसी को हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं उत्तर पर तुर्क आक्रमण। तो ब्रिटिश इतिहासकार जो है सन हेनरी इलियट के अनुसार जो महमूद गजनवी है यह 1000 ईस्वी से लेकर 1027 जो ईस्वी है इसके मध्य लगभग 17 बार जो है भारत पर आक्रमण किया था। तो जो महमूद गजनवी है यह भारत पर कितनी बार आक्रमण किया है, लगभग 17 बार, जिनमें से हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो 3 आक्रमण जो उत्तर प्रदेश पर किए गए थे। तो यही हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है। वैसे तो उत्तर जो महमूद गजनवी है यह 17 बार आक्रमण करता है भारत पर, लेकिन हमारे लिए क्योंकि हम लोग यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए केवल 3 आक्रमण मतलब कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसी को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो कौन सा है, तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। तो 12वां आक्रमण है। जो 12वां आक्रमण होता है यह 1018 ईस्वी में होता है। यह जो आक्रमण है महमूद का भारत के भीतरू भागों पर सबसे बड़ा और सबसे विनाशकारी आक्रमण माना जाता है। इसने जो है सबसे पहले बरन जो वर्तमान में बुलंदशहर पर है इस पर आक्रमण किया और अपार धन लूटा। इसके बाद उसने जो है मथुरा पर मतलब कि कूच किया और कोई वहाँ पर इसका प्रतिरोध नहीं किया गया। तो ये जो महमूद गजनवी है यह वहाँ पर जो है मथुरा पर जब आक्रमण करता है तो वहाँ से कोई मतलब कि विशेष कोई प्रतिरोध नहीं करता है। तो इस शहर में प्रवेश करते ही इन्होंने जो है मंदिरों को लूटा और उसे नष्ट कर दिया। यहाँ के जो है असीमित जो धन संपत्ति है उससे प्राप्त कर लेता है। इसके बाद वह जो है वृंदावन के जो किले और मंदिरों को भी लूटा था। महमूद के जो सचिव थे कौन थे, अल उलवी ने लिखा है कि मथुरा और वृंदावन का जो मंदिर है इसकी भव्यता का वर्णन करने में उसकी जो कलम है वह असमर्थ थी। मथुरा से
आगे बढ़कर जो है महमूद कन्नौज पहुंचा, जहां प्रतिहार वंश का राजा कौन था उस समय, राज्यपाल था। महमूद के आगमन की सूचना मिलते ही वह जो राजा था राज्यपाल वह भाग खड़ा हुआ और महमूद ने बिना किसी युद्ध पर कन्नौज पर जो है अधिकार कर लिया। तो ध्यान रखना है कि महमूद जब कन्नौज पर आक्रमण करता है तो कन्नौज पर किसका शासन था, तो प्रतिहार वंश का शासक था। और वह कौन सा शासक था, तो राज्यपाल था। जब महमूद ने कन्नौज पर आक्रमण किया था तो जो है राज्यपाल यहाँ भाग खड़ा हुआ, जिससे युद्ध हुए बिना ही कन्नौज पर जो है अधिकार मोहम्मद गजनवी का हो गया। यहीं भी अन्य नगरों की तरह लूटपाट और नरसंहार कई दिनों तक चलता रहा यहाँ पर जो है। इसके बाद कानपुर के निकट जो है मंझवा के शासक चंद्रपाल और सहारनपुर के सिरसहवा के शासक चंद्रायन की भी जो है गजनवी का सामना करने के बजाय भाग खड़े हुए। तो ये भी जो कानपुर के निकट मंझवा का शासक था चंद्रपाल, यह भी भाग गया, और जो सहारनपुर के सिरसावा का जो शासक था चंद्राय, यह भी जो है गजनवी का सामना नहीं कर पाए और भाग खड़े हुए। इसके बाद जो है महमूद अपार धन लूट मतलब कि इसके बाद जो है अपार धन लूट के धन के साथ अपने गृह राज्य गजनी जो है लौट गया। अब हम लोग देख लेते हैं 13वां आक्रमण 1019 ईस्वी में जो हुआ था। राज्यपाल के बिना युद्ध किए भाग जाने से उत्तर भारत के राजपूत अत्यंत जो है क्रोधित हो गए। उन्होंने जो है बुंदेलखंड के चंदेल के शासक विद्याधर के नेतृत्व में एक संघ यानी संगठन बनाया और राज्यपाल था इस पर आक्रमण करके उसे मार डाला। राजाओं के इस शक्तिशाली संघ को तो तोड़ने के लिए महमूद ने 1019 ईस्वी में अपने 13वां आक्रमण किया, जिसका लक्ष्य कालिंजर था। चंदेल नरेश विद्याधर ने रात के समय युद्ध में जो है छोड़ दी और इस प्रकार जो है महमूद बिना युद्ध किए विजयी हो गया। उसने पूरा राज्य को लूट पुटा और अपार जो धन संपत्ति है उसे प्राप्त कर ली। तो ये था 13वां जो आक्रमण था 1019 ईस्वी में। अब हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, 15वां आक्रमण जो 1022 ईस्वी में हुआ था। तो जो 15वां आक्रमण है 1022 ईस्वी में महमूद ने अपना 15वां आक्रमण जो किया वह ग्वालियर और कालिंजर पर किया। महमूद को ग्वालियर के दुर्ग का किला पर अधिकार प्राप्त तो नहीं हो सका क्योंकि वहाँ जो है अत्यंत मजबूत और अभेद था, इसलिए वहाँ से कछवाहा वंश का राजा कीर्तिराज के पास गया जहाँ संधि हो गई। इसके बाद वह कालिंजर की ओर बढ़ा जहाँ पर जो है लंबे समय तक घेरा डाले रखा। अंततः महमूद ने चंदेल राजा उस समय का जो था विद्याधर के साथ संधि कर ली। राजा ने 300 हाथी कर जो ट्रिब्यूट कर दिए और जो है देने पर सहमति व्यक्त कर दी। तो राजा ने जो है 300 हाथी कर जो है उसे जो है सहमति व्यक्त करी थी। इसके बदले में जो है महमूद ने 15 दुर्ग यानी 15 किलो जो है विद्याधर पुरस्कार स्वरूप प्रदान किए। इसके बाद महमूद गजनवी ने अपने राज्य जो है गजनी लौट गया। अब देख लेते हैं मोहम्मद गौरी का भारत पर आक्रमण। तो जो महमूद गजनवी है इसकी मृत्यु हो जाती है लगभग 1030 ईस्वी में, जिसके बाद जो है गजनी साम्राज्य का पतन जो है प्रारंभ हो गया था। इसके परिणाम स्वरूप गोरी शासकों और गजनवी वंश के बीच जो है संघर्ष प्रारंभ हुआ। अंततः इस संघर्ष में जो है गोरी शासक विजयी हुए और 1173 ईस्वी में मुइज़ुद्दीन मोहम्मद गौरी जो है गजनी का साम्राज्य बना। गद्दी पर बैठने के बाद गौरी ने भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई ताकि वह जो है यहाँ पर साम्राज्य स्थापित कर सके। इस उद्देश्य से उसने मोहम्मद गजनवी के आक्रमण को 148 वर्ष बाद भारत पर आक्रमण करता है। उस समय जो है भारत की उत्तर पश्चिम सीमा 3 मुस्लिम राज्य थे। कौन कौन से, सिंध, मुल्तान और पंजाब। मोहम्मद गौरी ने 1075 ईस्वी में मुल्तान, 1086 ईस्वी में पंजाब पर विजय प्राप्त कर ली। अब गौरी पंजाब राज्य की सीमा जो है दिल्ली तक जो है मिल गई थी, जिससे युद्ध अपरिहार्य हो गया। तो था मोहम्मद गौरी। अब यही जो मोहम्मद गौरी जो युद्ध करता है तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह युद्ध जो है 1191 ईस्वी में तराइन जो भटिंडा के समीप मुइज़ुद्दीन मोहम्मद गौरी और चौहान वंश का जो शासक था उस समय पृथ्वीराज तृतीय राय पिथौरा के बीच हुआ था। इस युद्ध में जो है मोहम्मद जो गौरी है इसकी पराजय होती है, लेकिन इसके जस्ट 1 साल बाद तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। इसमें जो है पराजय के 1 वर्ष बाद जो है गौरी ने पुनः दिल्ली पर आक्रमण करता है।
1192 ईस्वी में पुनः तराइन का युद्ध हुआ। इसमें जो है पृथ्वीराज तृतीय है इसकी पराजय हुआ था। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप जो है दिल्ली पर तुर्कों का कंट्रोल यानी नियंत्रण स्थापित हो गया। इसके बाद जो है मोहम्मद गौरी ने दिल्ली से सटे राज्यों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अनेक युद्ध किए। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं तो वर्तमान जो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे राज्यों के साथ गौरी द्वारा किए गए युद्धों का संक्षिप्त जो सार इस प्रकार है कि जैसे कि दिल्ली अजमेर पर अधिकार कर लिया, कन्नौज, बनारस, कुटिलपुर, कालिंजर आदि क्षेत्रों पर प्रभुत्व स्थापित करने के युद्ध। गौरी के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दिल्ली सल्तनत की नींव रखती है। कन्नौज अथवा चंदावर का युद्ध देख लेते हैं तो 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज पर आक्रमण किया था। इस आक्रमण का जो उद्देश्य था गढ़वाल वंश के शासक उस समय था जयचंद, इसे जो है पराजित करना था और उत्तर भारत पर अपना जो नियंत्रण है इसे स्थापित करना था। इसके परिणाम स्वरूप यह हुआ कि वर्तमान जो उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद जिला के समीप जो चंदावर नामक स्थान पर दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में जो है जयचंद की सेना जो है पराजित हो गई थी और मोहम्मद गौरी ने जो है कन्नौज सहित जयचंद के सभी ही जो प्रमुख स्थलों पर अधिकार कर लिया। इसके बाद जो है गौरी ने बनारस यानी वाराणसी की ओर कूच किया। उसने जो है भयंकर लूटपाट की, मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनवाई और अपार धन संपत्ति लूटी। इस जो है विजय के बाद गौरी अपने देश लौट गया। तो ध्यान रखना है कि जो गौरी है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। कन्नौज का जो युद्ध हुआ था, चंदावर का युद्ध जिसे कहते हैं कन्नौज में हुआ था, ये क्योंकि इसी के बाद जो है गौरी जो है मतलब कि जीतने के बाद जो है अपने देश यानी स्वदेश लौट जाता है और उसी बाद जो है गुलाम वंश की स्थापना होती है जो दिल्ली सल्तनत आता है। क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है यही जो है गुलाम वंश की स्थापना करता है जो इसका गुलाम रहता है। तो अब हम लोग देख लेते हैं गौरी के अन्य आक्रमण और विस्तार। तो गौरी का जो सेनापति था भट्टी राजपूत था, आप लोगों को ध्यान रखना है। उसने कुमारपाल नामक शासक पर आक्रमण कर बयाना जो राजस्थान पर अधिकार कर लिया था। इसके बाद उसने ग्वालियर पर आक्रमण किया जहां पर परिहार वंश के शासक सुलक्षणापाल ने गौरी की अधीनता जो है स्वीकार कर ली और उससे जो है शांति कर ली थी। महमूद गजनवी से भिन्न मोहम्मद गौरी ने अपने जीते हुए प्रदेशों को लूटकर छोड़ने के बजाय यहीं पर विश्वस्त जो सरदार था कुतुबुद्दीन ऐबक को शासन सौंप दिया और स्वयं अपने देश गौर जो है लौट गया। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो होता है कि जो मोहम्मद गजनवी है यह तो केवल लूटपाट के उद्देश्य से आता था भारत में और लूटपाट करके चला जाता था, लेकिन जो मोहम्मद गौरी है यह जो है जो साम्राज्य जीता था यहाँ पर जो है लौटने जब जाते समय यहाँ का जो गुलाम था इसका कुतुबुद्दीन ऐबक, इसको जो है सत्ता संभाल दिया और अपने देश लौट गया। ठीक, ये था मोहम्मद गौरी। अब देख लेते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की भूमिका। तो मोहम्मद गौरी की अनुपस्थिति में कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में अपनी स्थिति को और मजबूत किया तथा अस्थायी बनाया। उसने जो है कई विद्रोह को कुचला दिया, जैसे कि बंदायूं का जो हुआ था 1197-98 ईस्वी में, वाराणसी, चंदावर और कन्नौज 1198 जो कन्नौज 1198-99 में हुए विद्रोह। इन विद्रोहों को दबाने के बाद ऐबक ने जो है उत्तर भारत पर अपना प्रभुत्व सुदृढ़ कर लिया। कालिंजर पर आक्रमण। तो कालिंजर पर जो आक्रमण होता है 1202 से 1203 ईस्वी के मध्य होता है। 1202 से 1203 ईस्वी के मध्य जो होता है कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है कालिंजर दुर्ग पर जो है आक्रमण करता है। जो कालिंजर दुर्ग है कहाँ पड़ता है तो बांदा जिले में है, आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना है सबसे पहले कालिंजर पर आक्रमण कब होता है 1202 से 1203 ईस्वी के मध्य। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कालिंजर के दुर्ग पर अपना आक्रमण किया। इस युद्ध के दौरान जो है कालिंजर की जो चंदेल शासक था परमारिदेव उसकी जो है मृत्यु हो जाती है। उनके मंत्री जो थे अजय देव ने युद्ध जो है जारी रखा, लेकिन अंततः जो है कुतुबुद्दीन जो ऐबक है यहीं विजयी रहा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इस विजय के परिणाम स्वरूप जो ऐबक ने कालिंजर हुआ, महोबा हुआ, अजयगढ़ और जो खजुराहो जैसे प्रमुख स्थानों पर क्या कर लिया अधिकार अपना जो है स्थापित कर लिया। तब हम लोग देख लेते हैं दिल्ली सल्तनत जो 1206 ईस्वी से स्टार्ट हुआ। तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद 1206 ईस्वी में जो है उसका जो विश्वस्त दास और सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक, इन्होंने ही स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार कर दिया। इस प्रकार 1206 ईस्वी से गुलाम वंश यानी जो स्लेव डायनेस्टी है जिसे ममलुक वंश के का भी कहा जाता है इसकी स्थापना हुई। आगे जो चलकर दिल्ली सल्तनत
की नींव पड़ी, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना है यह कौन करता है? कुतुबुद्दीन ऐबक ही करता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत का इतिहास देख लेते हैं। तो भारत के इतिहास में दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी एक क्रांतिकारी घटना थी। इस शासन प्रणाली पर जो है भारत की पूर्ववर्ती राजनीतिक व्यवस्थाओं से जो है पूरी तरह भिन्न थी। इस काल के शासन और उनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था धार्मिक आधार पर संचालित थी। यह धर्म भारतीय जन सामान्य धर्म से अलग था, तलवार की शक्ति पर आधारित शासन था। दिल्ली सल्तनत के शासकों ने शक्ति का अत्यधिक केंद्रीकरण किया तथा किसान वर्ग का शोषण अपने चरम पर पहुंचा दिया, जिसका कोई समान जो है उदाहरण भारतीय इतिहास से तो नहीं मिलता है। दिल्ली सल्तनत का जो काल है 1206 से 1526 ईस्वी तक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हमारे लिए तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि हम लोग यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं, जिसमें यूपी ट्रिपल एस, यूपी PCS ये सब आता है। लेकिन हाँ, जो और एग्जाम देते हैं जैसे कि यूपी PCS में भी आता है, तो ये ओवरव्यू देने के लिए इतना पढ़ाया ही जाएगा। आप लोगों को ध्यान रखना है थोड़ा सा डिटेल, क्योंकि डिटेल आप लोगों को जो है ये सीरीज चल रही है तो इसलिए डिटेल में कराया जा रहा है। अतः एक बार आप लोग नोट्स बना लेते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग जिस भी एग्जाम में बैठेंगे सॉल्व हो जाएंगे। मेरा आपसे मतलब कि एकदम जो कंटेंट दे रहे हैं एकदम ठीक ठाक ही दे रहे हैं। तो दिल्ली सल्तनत का जो काल होता है 1206 से 1526 ईस्वी तक। दिल्ली सल्तनत से जो है सुल्तान ए हिंद, सुल्तान ए दिल्ली भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दिल्ली सल्तनत, जिसे सुल्तान ए हिंद या सुल्तान ए दिल्ली भी कहा जाता है। इसमें जो है 5 वंशों ने शासन किया, जो कुल मिलाकर 320 वर्षों तक इसका टाइम पीरियड रहा, 1206 से 1526 ईस्वी तक। ये जो 5 वंश है यह निम्नलिखित है। जो फर्स्ट होता है यह गुलाम वंश ही होता है, यानी जिसे ममलूक वंश कहते हैं, जो 1206 से 1290 ईस्वी तक। इसके बाद आता है खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक। तुगलक वंश थर्ड आता है 1320 से 1414 ईस्वी तक। सैयद वंश आता है 1414 से 1451 ईस्वी तक। लोधी वंश आता है, और जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश होता है 1451 से 1526 ईस्वी तक। तब हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं ममलूक वंश या गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक। संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ही, प्रमुख शासक इस समय के, यानी गुलाम वंश का जो प्रमुख शासक होता है सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक संस्थापक है। इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, यह जो है भारत की प्रथम महिला शासिका भी रही है। नसरुद्दीन महमूद, बलबन, कैकुमाद और क्यूमरस, यह जो है अंतिम शासक था गुलाम वंश का, जो क्यूमरस है। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी तक। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान और गुलाम वंश का संस्थापक था। उसके विशाल साम्राज्य में वर्तमान जो उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्र शामिल थे, जैसे कि मेरठ, कोल जो अलीगढ़ का रीजन है, बरन, बुलंदशहर, बदायूं, कन्नौज, कालिंजर, अवध और वाराणसी। उपलब्धियां व विनिर्माण देख लेते हैं कि इसका कार्य क्या था। तो लाहौर में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, पर इल्तुतमिश ने जो है पूरा करवाया। लखनऊ, बंगाल के शासक, अपनी उदारता के कारण लाक्स बख्श भी इसे कहा जाता है। आप लोगों को ध्यान रखना है, दिल्ली होगा यहाँ पर, माफ कीजिएगा, ये ध्यान रखना है। तो दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, लेकिन इसे पूरा किया इल्तुतमिश ने। लखनौती, बंगाल का शासक को पराजित किया, अपनी उदारता के कारण इसे लाक्स बख्श की उपाधि भी दी गई थी। अब देख लेते हैं हम लोग इल्तुतमिश 1210 से 1236 ईस्वी तक। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश जो था यह बदायूं का इख्तियार या सूबेदार था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है क्वेश्चन कि जो है इल्तुतमिश जो है यह किस राज्य या किस मतलब कि स्थान पर सूबेदार था, तो यह था बदायूं का, जो उत्तर प्रदेश का जिला बदायूं है। 1210 ईस्वी में सुल्तान बनने के बाद उसने कई स्वतंत्र प्रांतों को पुनः विजित किया, जैसे कि बदायूं, कन्नौज, वाराणसी, कटिहार जो रोहिलखंड का रीजन है इत्यादि को। इसकी प्रमुख घटनाएं देख लेते हैं। तो अवध में जो है पृथुक विद्रोह का उसने शासनकाल के लिए एक महत्वपूर्ण घटना थी। उसने हौज शमशीदगाह, मदरसा ए उज्जी, बदायूं 1200। तो ध्यान रखना है आप लोगों को कि उसने जो है हौज शमशीदगाह, मदरसा ए मस्जिद जो बदायूं में है, और 1223 ईस्वी में जामा मस्जिद जो है इसका निर्माण करवाया।
उसका जो पुत्र था गयासुद्दीन मोहम्मद शाह ने अवध के विद्रोह कर बंगाल से दिल्ली जा रहे जो खजाना है उसको लूट लिया था। इसके अन्य कार्य क्या थे? तो इल्तुतमिश ने जो है तुर्कान ए चलगानी के नामक एक 40 जो तुर्की दासों की एक शक्तिशाली समूह बनाया था, जो आगे चलकर राजनीति में अत्यधिक प्रभावशाली हो गया था। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं सुल्तान नसरुद्दीन महमूद को, जो 1246 से 1265 ईस्वी तक था। तो नसरुद्दीन के शासनकाल में बुंदेलखंड, बघेलखंड, बदायूं, संभल जो अन्य क्षेत्र है इसमें विद्रोह हुआ था। इस काल में प्रसिद्ध जो कवि एवं इतिहासकार थे अमीर खुसरो, जो 1253 ईस्वी में पटियाला वर्तमान कासगंज जो उत्तर प्रदेश का जिला है यहीं पर इनका जन्म होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो अमीर खुसरो हैं यह किसके शासन पीरियड में जो है रहते, मतलब एक कई शासन के कार्य में मतलब कि कार्य किए थे, लेकिन जो इनका जन्म होता है ये हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि 1253 ईस्वी में जो पटियाली वर्तमान जो कासगंज जिला है उत्तर प्रदेश में यहाँ पे जन्म होता है अमीर खुसरो का। आप लोगों को ध्यान रखना है, इसलिए उत्तर प्रदेश को अमीर खुसरो की जन्मस्थली के रूप में भी प्रसिद्ध है। बलबन 1266 से 1286 ईस्वी तक, तो गुलाम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। उसने शासन के लिए जो है लोहा और रक्त की नीति जो है यहाँ अपनाई थी। इसका जो मुख्य कार्य है दिल्ली से लेकर अवध तक व्यापार मार्ग का जो है निर्माण करवाया था। इसने इस मार्ग पर जो है भोजपुर और पटियाली जो कासगंज में है जैसे स्थानों पर सुरक्षा चौकियां भी बनवाई थी। बुंदेलों से गढ़ कुंदर जो बुंदेलखंड को जीतना उसकी एक बड़ी उपलब्धि थी। अब हम लोग देख लेते हैं दिल्ली सल्तनत का जो सेकंड था खिलजी वंश, इसका शासन पीरियड जो है 1290 से 1320 ईस्वी तक। तो स्थापना इसका जो संस्थापक होता है जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी 1290 ईस्वी में। राजधानी दिल्ली होती है। प्रमुख जो शासक होते हैं इसके जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी होता है 1296 से 1316 ईस्वी तक, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी और नसरुद्दीन जो खिलजी होता है यह अंतिम शासक था। उत्तर प्रदेश से संबंधित घटनाएं देख लेते हैं। तो जलालुद्दीन खिलजी का काल, प्रयागराज के पश्चिम में गंगा तट पर स्थित कड़ा जो है यह बहुत महत्वपूर्ण एकता प्रांत था। कड़ा अभी वर्तमान में जो कौशाम्बी जिला है इसमें है, आप लोगों को ध्यान रखना है। अलाउद्दीन खिलजी उस समय कड़ा का इक्तेदार यानी राजस्व अधिकारी था। 1296 ईस्वी में देवगिरी अभियान से लौटने के बाद अलाउद्दीन ने कड़ा में जो है जलालुद्दीन की हत्या कर दी और स्वयं जो है सुल्तान बन गया। 1290 ईस्वी में मलिक छज्जू ने भी कड़ा जो मानिकपुर में विद्रोह किया था, जिसके बाद अलाउद्दीन खिलजी को एकता का प्रभारी बनाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी देख लेते हैं 1296 से 1316 ईस्वी तक। सुल्तान बनने के बाद उसने जो है साम्राज्य को 11 प्रांतों यानी 11 जो एकताओं इसमें बांट दिया। साथ ही खालिसा भूमि रखी जो सीधे राज्य के नियंत्रण में थी। उत्तर प्रदेश में ये जो प्रमुख एकताएं थी यानी प्रांत थे ये थे बदायूं, कोल जो है अलीगढ़ का, कर्क अवध और कड़ा, ये जो है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। यानी 4 जो 11 प्रांतों में से 4 जो एकताएं जिसे कहा जाता है यह उत्तर प्रदेश में थी, बदायूं, कोल, कर्क और कड़ा। विद्रोह देख लेते हैं। तो मलिक उमर जो है बदायूं का सूबेदार था, मेघखुआ अवध का सूबेदार, और दोनों के जो मतलब कि दोनों के जो है विद्रोह किया था। तो ध्यान रखना है। तो मलिक उमर जो बदायूं का सूबेदार था और मेंगू खां यह अवध का सूबेदार था। ये दोनों जो है ना विद्रोह किया था इसी के शासनकाल में। भूमि नीति, राजस्व नीति, तो राजस्व बढ़ाने के लिए अलाउद्दीन ने द्वाब क्षेत्रों जो गंगा और यमुना के बीच का क्षेत्र होता है उसे द्वाब क्षेत्र कहते हैं, यह जो है भूमि को खालिसा भूमि जो है घोषित कर दिया। इसमें शामिल जो प्रमुख स्थान थे कोल, बरन बुलंदशहर का, मेरठ, अमरोहा। साहित्य में योगदान क्या था? अमीर खुसरो को पहली बार जो है दरबारी कवि के रूप में नियुक्त किया था। उन्होंने अलाउद्दीन के काल में कई रचनाएं लिखी जैसे कि खजाइन उल फतहू, विजयों का खजाना। अंतिम शासक देख लेते हैं। तो अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी और फिर नसरुद्दीन ने शासन किया, लेकिन 1300 ईस्वी तक खिलजी वंश का अंत हो गया था। तो तुगलक वंश देख लेते हैं 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक। संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक विजित करते हैं। दिल्ली राजधानी होती है। राज्यकाल की अवधि सबसे लंबा शासनकाल दिल्ली सल्तनत में इसी का है। प्रमुख शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325, मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351, फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388, नसरुद्दीन मोहम्मद
यह अंतिम शासक होता है। उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रमुख घटनाएं देख लेते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 के मध्य उसने अपने विशाल साम्राज्य में जो है 23 प्रांतों यानी 23 सत्ताओं में जो है बांटा था। इनमें जो है बदायूं, कन्नौज, अवध, कड़ा, ये 4 जो युक्ताएं हैं उत्तर प्रदेश में स्थित थी। अवध के सूबेदार जो है एनुल मुल्क महरू उसके शासनकाल में जो है विद्रोह किया था। प्रसिद्ध इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी जो बुलंदशहर का निवासी था, उसने जो है राजाश्रय दिया था। एटा जिले से स्थित स्वर्ग द्वारी का स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने ही करवाया था। अब देख लेते हैं फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी तक शासन पीरियड। उसने अपने शासनकाल में जो है 300 नए नगर यानी सिटी जो है बसाए थे। उत्तर प्रदेश में ये नगर जो थे फिरोजाबाद और जौनपुर। आगे चलकर हम लोगों को जौनपुर बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे भी। जौनपुर का निर्माण 1358 से 59 ईस्वी के मध्य फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जो मोहम्मद बिन तुगलक है या जौनक खान के स्मृति में बनवाया था। इसका नाम इसलिए इसका नाम इसी के मतलब की नाम पर रखा गया है जौनपुर। 1374 से 1375 में फिरोज शाह तुगलक ने बहरेच उत्तर प्रदेश जाकर प्रसिद्ध सूफी जो संत थे सैयद सलार मसूद गाजी, इनकी जो है दरगाह की यात्रा की थी। आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो प्रसिद्ध जो सूफी संत सैयद सलार मसूद गाजी है, इनकी दरगाह की यात्रा की थी। विद्रोह के यहाँ तो इटावा के जमींदारों का विद्रोह राय सुबीर और राय अवधरण के नेतृत्व में, खाटेहर रोहिलखंड के राकू और खारकू के नेतृत्व में यह विद्रोह हुआ था। वंश का पतन और सरकी सल्तनत की स्थापना। तो तुगलक वंश के पतन के दौरान मलिक सरवन ने 1394 ईस्वी में जौनपुर को स्वतंत्र कर दिया। उसने जो है वहाँ पर सरकी वंश जो सरकी सल्तनत है इसकी स्थापना की थी। तो किसने की थी? मलिक सरवन ने। अब देख लेते हैं लोधी वंश। जो सैयद वंश है यह यूपी स्पेशल में उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए उसे नहीं कराया गया है क्योंकि उसमें कोई वो नहीं था। तो लोधी वंश देख लेते हैं। तो संस्थापक बहलोल लोधी 1451 से 1526 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड था। वंश का स्वरूप अफगान वंश था। ये राजधानी दिल्ली ही थी। जो दिल्ली सल्तनत है इसकी राजधानी दिल्ली ही होगी। बाद में सिकंदर लोधी ने आगरा बनाई थी। यह दिल्ली जो सल्तनत का अंतिम वंश था। प्रमुख शासक और उनकी उपलब्धियां देख लेते हैं। तो बहलोल लोधी 1451 से 1489 ईस्वी तक उसने जौनपुर के सरकी शासन हुसैन शाह सरकी को पराजित किया, जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिलाया। उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दिल्ली सल्तनत को मिलाना जो है उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि होती है बहलोल लोधी की। इस प्रकार उसने जो है उत्तर प्रदेश में एक बड़े भाग पर पुनः जो है नियंत्रण स्थापित कर लिया। सिकंदर लोधी 1489 से 1517 ईस्वी तक बहलोल लोधी का यह पुत्र था। उसने जो है अपने शासनकाल में राजपूत शासकों पर नियंत्रण मजबूत करने के उद्देश्य से 1504 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना की थी। आगरा को अपनी राजधानी बनाया। वह जो है कुशल प्रशासक और कृषि हितैषी था। हिंदी कवि मलिक मोहम्मद जायसी इन्हीं के काल में थे। इब्राहिम लोधी 1517 से 1536 ईस्वी तक यह लोधी वंश का अंतिम शासक होता है। आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके शासनकाल में ही मुगल जो शासक था बाबर आक्रमण करता है। आप लोगों को ध्यान रखना है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। और यहीं पर जो है पानीपत की पहली लड़ाई होती है बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच, जिसमें यह मारा जाता है। और यहीं से जो है मुगल जो है पीरियड मतलब कि मुगल साम्राज्य की नींव पड़ती है। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप जो है लोधी वंश का अंत होता है और दिल्ली सल्तनत जो है समाप्त होकर मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। लेकिन अब हम लोग देख लेते हैं मध्यकालीन जो स्वतंत्र राज्य थे जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, उसी को हम लोग पढ़ेंगे। वैसे तो कई राज्य थे, आप लोगों को ध्यान रखना है। तो दिल्ली सल्तनत का जो विघटन तैमूर के आक्रमण 1398 से 99 के बाद स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा था। इसके बाद दिल्ली कमजोर सुल्तानों का लाभ उठाकर उत्तर और दक्षिण भारत में अनेक स्वतंत्र राज्य स्थापित हो गए थे। उत्तर भारत में बने जो प्रमुख स्वतंत्र राज्य थे जिसमें कि कश्मीर का राज्य, मालवा राज्य, गुजरात राज्य, राजपूताना के राज्य और जौनपुर का राज्य जो उत्तर प्रदेश है। तो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है जौनपुर राज्य। इसी को हम लोग पढ़ेंगे जो सार्की सल्तनत ऑफ जौनपुर होते हैं। यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो नगर की स्थापना जो है या संस्थापक कह सकते हैं। तो नगर के जो संस्थापक है यह था फिरोज शाह तुगलक। स्थापना वर्ष 1359 ईस्वी में। उद्देश्य क्या था? तो अपने चचेरे भाई जो जौना खां था मोहम्मद बिन तुगलक, इसी की स्मृति में यह नगर की स्थापना करवाया था। स्थिति में जो इसकी देख लेते हैं जौनपुर की, तो यह जो है गोमती नदी के तट पर स्थित है वर्तमान उत्तर प्रदेश में।
महत्व क्या है, तो दिल्ली सल्तनत के पूर्वी प्रांत की राजधानी बनाया गया था। यह उपनाम या टाइटल इसे क्या कहते हैं, तो जौनपुर को सांस्कृतिक उन्नति और विज्ञान का कारण निम्न उपाधियां दी गई हैं। तो जौनपुर की सांस्कृतिक उन्नति और विज्ञान के कारण इसे जो है निम्न उपाधियां दी गई थी, जैसे कि भारत का सिराज कहा जाता है, पूरब का सिराज कहा जाता है और सिराजे हिंद कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिराज फारस का एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक नगर है, जिसकी तरह जौनपुर की विद्या और स्थापत्य का केंद्र बन गया था। स्वतंत्र राज्य की स्थापना जो है 1394 ईस्वी में होती है। किसने की थी, तो मलिक सरवर या ख्वाजा शाह जहां ने। यह एक हिंजड़ा अधिकारी था, ध्यान रखना। यह जो है मलिक सरवर क्या था, ट्रांसजेंडर था, और इसने ही जो है मतलब कि यही जो है संस्थापक होता है। स्थिति क्या थी, तो दिल्ली में तैमूर के आक्रमण 1398 से 99 के जो मध्य हुआ था, उत्पन्न अस्थिरता का लाभ उठाकर इन्होंने जौनपुर स्वतंत्र जो है घोषित कर दिया था। उपाधि मलिक उर्स सर्क या अर्थात पूरब का स्वामी इसे भी कहते हैं। यह उपाधि उसे फिरोज शाह तुगलक के पुत्र जो सुल्तान महमूद शाह तुगलक है इसने प्रदान की थी। अब देख लेते हैं सरकी वंश जो 1394 से 1500 ईस्वी तक चला था। फर्स्ट था मलिक सरवर 1394 से 1398 ईस्वी तक। यह संस्थापक था जौनपुर का मुबारक। जौनपुर का संस्थापक नहीं था, जौनपुर जो राजवंश है इसका संस्थापक था, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। मुबारक शाह 1398 से 1402 ईस्वी तक प्रथम स्वतंत्र सरकी शासक माना जाता है। इब्राहिम शाह सरकी 1402 से 1440 सर्वश्रेष्ठ शासक। शासनकाल में जौनपुर सांस्कृतिक चरम पर था। महमूद शाह 1440 से 1557 ईस्वी तक। शासन में कला संगीत का संरक्षण था इसके शासनकाल में। मोहम्मद शाह 1457 से 1458 अल्पकालीन समय था इसका। हुसैन शाह सरकी यह जो है अंतिम शासक था सरकी वंश का। बहलुल लोदी से पराजित होकर राज्य का अंत होता है इसका। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं संस्कृति और स्थापत्य। जौनपुर काल में मस्जिद वास्तुकला की विशिष्ट सरकी शैली जो है विकसित की गई थी, जो प्रमुख हैं जैसे कटाला मस्जिद, लाल दरवाजा मस्जिद और जामा मस्जिद। इस काल में जो है फारसी और अरबी शिक्षा का बड़ा विकास हुआ। जौनपुर राज्य का अंत, तो अंतिम शासन जो था हुसैन शाह सरकी, यह जो है बहलुल लोदी से संघर्ष में पराजित होता है 1479 ईस्वी में। परिणाम जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया था। इस प्रकार 1500 ईस्वी के बाद सरकी वंश का अंत हो जाता है। तब हम लोग जो ये शासक थे 6, इन्हें हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले मलिक सरवर को देख लेते हैं, जो संस्थापक भी होता है सरकी वंश का। 1394 से 1398 ईस्वी तक, मात्र 4 वर्ष संस्थापक होता है सरकी वंश का। इसकी उपाधियाँ क्या थी, तो ख्वाजा ए जहान, मलिक उर्स सर्क, पूर्व का स्वामी, अट्टाबक ए आजम। इसका जो शासनकाल या पृष्ठभूमि, तो 1389 ईस्वी में महमूद शाह तुगलक ने उन्हें जो है दिल्ली सल्तनत का वजीर या प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। 1393 ईस्वी में मलिक उर्स सक्र की उपाधि दी गई। कन्नौज से बिहार तक क्षेत्र का प्रशासन बनाया गया इसे। तैमूर के आक्रमण से पैदा हुई अस्थिरता का यह लाभ उठाकर 1394 ईस्वी में जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राज्य की स्थापना कर दी। नोट से आप लोगों को ध्यान रखना है कि उन्होंने जो है कभी सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी, लेकिन स्वतंत्र शासक की तरह कार्य किया। जाजनगर और लखनौती शासकों ने उनकी स्वतंत्रता स्वीकार की और इनकी मृत्यु हो जाती है 1398 ईस्वी में। अब दूसरा शासक आता है मुबारक शाह, जिसका टाइम पीरियड होता है 1398 से 1402 ईस्वी तक। यह जो है मलिक सरवर के दत्तक पुत्र, जिसका असली नाम होता है कर्णफुल होता है। उपाधि इसकी क्या थी, तो सरकी वंश का पहला शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि सरकी वंश का वह कौन सा शासक है जिसने जो है सुल्तान की उपाधि जो है धारण की थी, तो यह था मुबारक शाह। इसकी जो प्रमुख घटनाएं हैं देख लेते हैं। तो जौनपुर जो है सल्तनत को सुदृढ़ करने का यह प्रयास किया। दिल्ली सल्तनत के वजीर मुल्लू इकबाल ने जौनपुर को दिल्ली में शामिल करने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहा। शासन इसका छोटा था। 1402 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। इब्राहिम शाह सरकी 1402 से 1440 ईस्वी तक। इसकी जो उपाधि थी शमसुद्दीन इब्राहिम शाह। महत्व, सरकी वंश के सबसे महान शासक। प्रमुख घटनाएं, तो 1402 ईस्वी में मुबारक शाह की मृत्यु के बाद सिंहासन पर बैठे दिल्ली के सुल्तान महमूद शाह ने कन्नौज का जो हिस्सा है यह पर कब्जा कर लिया था, लेकिन 1406 ईस्वी में इब्राहिम शाह ने कन्नौज पर वापस जो है जीत लिया। बंगाल के दीनाजपुर के राजा गणेश पर अभियान चलाकर उसने अपनी सत्ता में लाया और लाने की आग्रह किया। तो चिश्ती संत
नूर कुतुब ए आजम के आग्रह पर यह किया था। सांस्कृतिक और शिक्षा देख लेते हैं। तो शिक्षा और कला का महान संरक्षक था यह। जौनपुरी जो उत्तरी भारत का प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र बना। सरकी वास्तुकला शैली की उत्पत्ति इसी के समय हुई। जौनपुर को इस के दौरान भारत का सिराज कहा गया। कई इस्लामिक शिक्षा संस्था यानी मदरसा की स्थापना भी की गया। इस काल में कई फारसी ग्रंथ रचे गए। हाशिया हिंद, बहार उल मवाज, फतह इब्राहिम शाही। प्रसिद्ध मैथिली कवि विद्यापति भी इब्राहिम शाह के दरबार में रहते थे और उनकी काव्यकृति कीर्तिलता में जौनपुर का वर्णन मिलता है। स्थापत्य कार्य देख लेते हैं। तो फर्स्ट है अटाला मस्जिद, जिसका निर्माण 1408 ईस्वी में पूरा हुआ था और शुरुआत में फिरोज शाह तुगलक ने 1393 ईस्वी में की थी इसकी। तो शुरुआत जो है फिरोज शाह तुगलक करता है, लेकिन पूरा 1408 ईस्वी में ये होता है। इस मस्जिद के लिए जो है अटाला देवी मंदिर को तोड़ा गया था, जिसे विजय चंद्र ने बनवाया था। आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो अटाला मस्जिद है यह किसे तोड़ कर बनाया गया है, तो अटाला मंदिर को, जिसे विजय चंद्र ने बनवाया था। जामा मस्जिद देख लेते हैं। 1458 ईस्वी में इब्राहिम शाह ने शुरू किया था और 1470 ईस्वी में हुसैन शाह ने पूरी की थी। झांझरी मस्जिद 1430 ईस्वी में निर्मित होती है और इसकी मृत्यु हो जाती है 1440 ईस्वी में। अब देख लेते हैं फोर महमूद सासर की 1440 से 1457 ईस्वी तक। तो इब्राहिम शाह के सबसे बड़े पुत्र मोहम्मद खान सरकी वंश के तीसरे जो है सुल्तान बने। महत्वपूर्ण उपलब्धि का था। इन्होंने चुनार जो किले है इस पर विजय प्राप्त की। दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी से हार गया है। अब देख लेते हैं पांचवा जो शासक था महमूद शाह सरकी 1440 से 1457 ईस्वी तक। यह जो इब्राहिम शाह का पुत्र था, ये महत्वपूर्ण घटनाएं देख लेते हैं। तो 1450 ईस्वी में उनकी पत्नी बीबी रजी ने लाल दरवाजा मस्जिद जो है जौनपुर में बनवाई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 1450 ईस्वी में उनकी जो पत्नी होती है बीबी रजी ने लाल दरवाजा मस्जिद जो है जौनपुर में बनाई। इसी मस्जिद में जौनपुर का सबसे पुराना मदरसा जामिया हुसैनिया भी है, जहां बाद में शेर शाह सूरी ने भी शिक्षा प्राप्त की थी। उनके शासनकाल में उन्होंने जो है अपने पुत्र भीखम या सुल्तान मोहम्मद के नाम पर सिक्के भी डाले थे और इनकी मृत्यु हो जाती है 1457 ईस्वी में। अब देख लेते हैं मोहम्मद शाह सरकी 1457 से 1458 ईस्वी तक। महमूद शाह के पुत्र भीखन खान, यह जो है उपाधि का सुल्तान मोहम्मद शाह। प्रमुख घटनाएं, तो दिल्ली पर हमला किया लेकिन बहलोल लोदी से पराजित होता है। केवल 1 वर्ष तक इसका शासन रहा। 1458 ईस्वी में दरबार में कुलीनों के संघर्ष के दौरान हत्यारोपित होता है। लास्ट देख लेते हैं हुसैन शाह सरकी 1458 से 1500 ईस्वी तक। यह जो है सरकी वंश का जो है अंतिम शासक होता है। प्रमुख घटनाएं क्या आते हैं, तो बहलोल लोदी के साथ बहलोल लोदी के साथ कर 4 वर्ष तक शांति बनाए रखी। उड़ीसा के शासक राय कपिलेंद्र से कर वसूल किया। 1466 से 67 में ग्वालियर के राजा मानसिंह को परास्त किया। दिल्ली और जौनपुर के बीच संघर्ष चरम पर पहुंच गया और 1479 ईस्वी में बहलोल लोदी ने जौनपुर पर जो है कब्जा कर लिया था। मृत्यु 1500 ईस्वी में हो जाती है। निष्कर्ष क्या हुआ, तो हुसैन शाह की मृत्यु के बाद जो सरकी वंश है इसकी फिनिश्ड हो जाती है, यानी सरकी वंश इसके बाद समाप्त हो जाता है। तो ये था गाइज। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। इसके बाद एक पार्ट और आ जाएगा मध्यकालीन इतिहास का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।